वेलकम। चैप्टर पर आधारित मिसलेनियस क्वेश्चंस की जो सीरीज मैंने शुरू की है, आज उसकी दूसरी कड़ी है और उसमें आप सबों का स्वागत है। हाल में करीब 2 सप्ताह पहले 11 दिसंबर 2016 को आरआरबी मेन बैंक पीओ मेन का एग्जाम हुआ था। उसमें ये 5 क्वेश्चंस आए जिन्हें मैंने सेलेक्ट किया। ये 5 डिफरेंट चैप्टर से हैं। आपको मजा आएगा और चैप्टर्स अगर आप पढ़ चुके हैं, चैप्टर्स के सारे वीडियो सीरीज देख चुके हैं, तब तो बहुत मजा आएगा। मेरी हमेशा ये कोशिश रहेगी कि आप इस सेट में जब आएं तो पिछले वाले को देख करके आएं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि कोई पहली बार भी इसे देख रहे हो तो उन्हें समझ में जरूर आए। क्लर्क का एग्जाम हो या पीओ का एग्जाम, तो एग्जाम है और वो ये चेक कर ही लेता है कि चैप्टर्स को आपने समझा है या नहीं। क्वेश्चन हार्ड इजी जैसा कुछ नहीं होता, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है। कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो फिर क्वेश्चन समझ लिया। लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन मेथड ऑफ एलिगेशन का है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है और किस तरह से वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यही उसकी खूबसूरती है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। In a mixture of 40 liter, the ratio of milk and water is 4:1. If some quantity of mixture is taken out and then 4 liter of milk and 4 liter of water are added to the mixture, then the ratio of milk and water becomes 8:3. Find the quantity of mixture which was taken out. एलिगेशन में हमेशा हम लोग सोचते हैं किस में किसको मिलाया तो क्या बना। ये साफ साफ दिखना चाहिए और उनके रेट्स पता होने चाहिए। किस रेट वाले में किस रेट वाले को मिलाया तो कौन सा रेट वाला मिक्सचर बना। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचेंगे। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारा वेसल है, ये कंटेनर है, ये कंटेनर है, ठीक। इन ए मिक्सचर ऑफ 40 लीटर, तो ये पूरा का पूरा मिक्सचर है और 40 लीटर है। ये 40 लीटर मिक्सचर है, भरा हुआ है कंटेनर 40 लीटर के मिक्सचर से। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 4:1। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा मिक्सचर है, इसमें मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है ये दिया हुआ है कि 4:1 है। ओके, ये भरा हुआ है। इफ सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट, इसमें से कुछ निकाल लिया गया, तो मान लीजिए कि इतना बड़ा पार्ट निकाल लिया गया। कितना निकाला गया, यही तो सवाल है। लास्ट में यही पूछा गया है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर विच वाज टेकन आउट। कितना निकाला, 10 लीटर निकाला, 15 लीटर निकाला, 18 लीटर निकाला, हाउ मच, तो यही निकालना है। इसके लिए क्या दिया है, सर्टेन क्वांटिटी वाज टेकन आउट। ओके, निकाल लिया, तो ये जगह खाली हो गया ना, ठीक है। ये पार्ट बच गया, जो पार्ट बच गया उसमें मिल्क वाटर का रेशियो तो 4:1 वो मिक्सचर वाला ही तो रहेगा ना। ओके, और ये ओपन है, ओपन है, वैकेटेड है। उसके बाद कहा जा रहा है कि इफ सम क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर इज टेकन आउट एंड देन 4 लीटर ऑफ मिल्क एंड 4 लीटर ऑफ वाटर आर एडेड, यानी कुल मिला के 8 लीटर डाला गया। मिक्सचर जिसमें दोनों बराबर बराबर थे, टू द मिक्सचर डाला गया, पर वो 8 लीटर कहां तक आएगा ये तो हमें मालूम नहीं है ना। ये इतना, ये तो नहीं कहा गया कि जितना भाग निकाला गया उतना ही डाला गया, ये नहीं कहा गया। कहा गया कुछ भाग निकाल लिया गया और 8 लीटर डाल दिया गया।
निकाल लिया गया भूल जाइए, जो डाल दिया गया ये वाला पोर्शन ये कितना है, ये जो पोर्शन है ये कितना है, ये 8 लीटर है। डाला वाले को याद रखिए, ये 8 लीटर है। अब वो हमें नहीं दिखता, हमें दिखता है 8 लीटर मिक्सचर और ये मिक्सचर। तो जो डाला गया ये जो सेकंड मिक्सचर है इसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो क्या है, 1:1, क्योंकि दोनों 4 लीटर डालते हैं। सोचिए 8 लीटर मिक्सचर है, ठीक है, वो 8 लीटर बाद की बात है। हाँ, तो एक मिक्सचर है ये वाला जिसमें मिल्क एंड वाटर 4:1 है, दूसरा है मिक्सचर ये जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 1:1 है, और ये दोनों मिक्सचर मिलने के बाद एक फाइनल मिक्सचर बनता है जिसमें मिल्क एंड वाटर का रेशियो 8:3 है। बोलिए एलिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ में आ रही है या नहीं? किस में किसको मिलाया तो क्या बना, रेट शुड बी गिवन। हम लोग परसेंटेज ले सकते थे, मिल्क इज 80%, मिल्क इज 50%, लेकिन यहां आके प्रॉब्लम हो जाता ना, 11 में 8 परसेंटेज ठीक से नहीं निकल पा रहा। क्या जरूरत है परसेंटेज लेने का? मिल्क लेते हैं तो 4/5 पार्ट्स मिल्क, 1/2 पार्ट्स मिल्क, 8/11 पार्ट्स मिल्क। कोई भी ले सकते हैं, वाटर भी। मिल्क लेंगे तो हर जगह मिल्क लेना होगा, मिल्क मिल्क मिल्क, ठीक। वाटर लेंगे तो हर जगह वाटर लेना होगा, लेकिन नीचे ना मिल्क होगा ना वाटर होगा, नीचे तो मिक्सचर होगा। इसके डिफरेंस को यहां लिखिए, इसके डिफरेंस को यहां लिखिए। इसका डिफरेंस ये लेस करने आना चाहिए। देखिए मैं ऐसे करता हूं, मैं बोलता हूं 11 into 2, ये 16, ये 11, ये हुआ 5, और यहां पर हुआ 5 into 11, ये 44 और ये 40, ये 4। मैं तो कहता हूं कि देखिए 11 तो कट गया, ये हुआ 25 और ये हुआ 8। शायद आपको समझ में ना आया हो। सुनिए, हम लोग इसको इसमें लेस करते हैं, ठीक है। तो 8/11 है और यहां -1/2, लेस करेंगे ना, लेस करेंगे। तो लेस करने का तरीका है कि आप 11 into 2 लीजिए, यहां बोलिए 16, यहां बोलिए 11, लेस हुआ तो 5, यही 5/11 into 2। और इधर भी लेस करते हैं, देखिए, तो इधर बोलते हैं 4/5 है ना, और -8/11। इधर बोलते हैं ये प्रोडक्ट लिया, ये हुआ 44 और ये हुआ 40 और लेस हुआ तो 4। ये सब लिखना ही नहीं पड़ता, ये मन में हो जाता। देखिए ये हुआ 44, ये हुआ 40, लेस किया तो 4/this, ये हुआ 11, ये हुआ 16, लेस किया तो हुआ 5/this। समझ में आ गया? अब सुनिए, हम लोगों ने क्या निकाला कि दोनों मिक्सचर का रेशियो 25:8 है, पर ये तो सचमुच 8 है। तो 8 का मतलब 8 लीटर, तो 25 का मतलब कितना लीटर, ये इंटू 8 है, तो ये भी हुआ इंटू 8, यानी ये हुआ 25 लीटर। रुकिए, ये पूरा 40 लीटर था ना, ये वाला 25 हमने निकाला ना, तो यही पार्ट निकाला गया था। दिस पार्ट इज 40 - 25 मीन्स 15 लीटर आंसर। पहले 40 लीटर था, हमने निकाला कि ये बचा हुआ पार्ट 25 लीटर है, तो फिर निकाला कितना गया था, 15 लीटर। समझ गए? अब हम लोग आते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, पहले मैं पढ़ देता हूं। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, ओके, 18 years ago the age of C was half the age of B 6 years hence. If the average of the present ages of A, B and C is 42 years, then find the age of A 9 years hence. क्वेश्चन समझ में आ रहा है? पहले मैं फ्रेम कर देता हूं, फिर से एक बार क्वेश्चन समझाऊंगा। देखिए, यहां पर मैं A लिखता हूं, यहां B लिखता हूं, यहां C लिखता हूं, यहां लिखता हूं एट प्रेजेंट, यहां लिखता हूं 6 years hence, यहां लिखता हूं
18 years ago, चूंकि इनकी चर्चा है। आई देखिए, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, इफ नहीं है, मतलब लिखा हुआ है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, ये हम लोग बाद में देखेंगे। 18 years ago, the age of C was half the age of B, 6 years hence, यहां पर ये वाला एज इसका हाफ है, तो ये वाला एज इसका डबल है ना, तो हम लोग इसी को यहां x क्यों ना बोलें, सो दैट कि ये 2x हो जाए, क्यों ना बोलें। ठीक, तो हो ही गया। फिर सॉल्व करूं, देखिए, जिसका एज C का एज आज से 18 इयर्स पहले x था, तो आज कितना होगा, x प्लस 18 होगा कि नहीं। B का एज आज से 6 इयर्स के बाद 2x होगा, तो आज इनका एज क्या हुआ, 2x माइनस 6 हुआ कि नहीं। आज से 6 साल बाद कोई 20 का होगा, तो आज 14 का होगा ना, 6 घटाएंगे 6 घटाएंगे ना। ठीक है, ठीक है, हाँ। और A के बारे में कहा जा रहा है कि द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ बी, बी का जो एज है उसका डबल है ए का एज। जल्दी बोलिए। आज ए का एज इतना, बी का एज इतना, सी का एज इतना, एंड कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए, बी एंड सी इज 42 ईयर, आज अगर इनका एवरेज 42 है तीनों का, तो सम कितना होगा, 42 इंटू 3 होगा कि नहीं। इसको सॉल्व कीजिए, 4x to 6x 7x, तो ये 7x और ये -12 और -6 -18 प्लस 18 खत्म, 7x इज इक्वल टू दिस, 7 से कैंसिल कर दीजिए, x इक्वल टू 18 हुआ कि नहीं। अब सबका वैल्यू क्यों निकालेंगे, जो पूछा गया वो निकालते हैं। देन फाइंड द एज ऑफ ए 9 years hence, अरे ए का एज पहले आज कितना है बताते हैं ना, तो x का वैल्यू 18 है, 18 रख दीजिए, 18 इंटू 2 36, 36 में 6 लेस हुआ 30, 30 इंटू 2 60। आज ए का एज 60 इयर्स है, तो आज से 9 इयर्स के बाद कितना होगा, 9 इयर्स हेंस कितना होगा, 69 इयर्स। आंसर बोलिए, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड तो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस से था, थर्ड बोर्ड एंड स्ट्रीम से है। आइए पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। ए बोट टेक्स 6 minutes more to cover 21 kilometers downstream when the river is flowing at the speed of x kilometer per hour than the time taken to cover the same distance downstream when the river is flowing at the rate of x plus 1 kilometer per hour. Find the value of x if the speed of boat in still water is 12 kilometer per hour. बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैंने क्वेश्चन कह दिया, समझ में नहीं आया, तो अगर आप ये चैप्टर ठीक से देख लेते हैं तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं तो बढ़िया से आ जाएगा, अभी आ जाएगा। लेकिन बोट एंड स्ट्रीम में होता क्या है, बोट एंड स्ट्रीम में एक स्टिल वाटर में आपका स्पीड होता है, जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर शांत पानी में, और रिवर अगर 3 किलोमीटर पर आवर है तो रिवर में डाउन में जाइएगा तो 10 + 3 13 से आप बहेंगे, और अप में जाएंगे तो 10 - 3 7 से ही आप स्विम कर पाएंगे, बह पाएंगे, जा पाएंगे। ठीक है, तो रिवर में जब भी मोशन की बात आती है हमेशा रिजल्टेंट स्पीड की बात आती है, वो x नहीं होता, y नहीं होता, मैंने मतलब u और v नहीं होता। x अगर बोलते हैं u + v तो वो होता है डाउन में, और अप में u - v y बोले तो वो होता है।
क्वेश्चन कह रहा है कि 21 किलोमीटर जाना है, एक रिवर में 21 किलोमीटर जाना है, तो u v काम नहीं करेगा, क्या करेगा, एक्स वाई मतलब u प्लस वी काम करेगा या u माइनस वी। डाउन में जाना है तो u प्लस वी काम करेगा, ठीक है, डाउन में जाना है। तो डाउन में 21 किलोमीटर जाते हैं। अगर करंट फ्लो कर रहा है x किलोमीटर पर आवर से, तो जो टाइम लगता है उसकी तुलना में करंट अगर जोर से बहे यानी x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर, तो जो समय लगता है उससे तो कम लगेगा। करंट अगर जोर से बहे, धारा तेजी से बहे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे ना 21 किलोमीटर, और धारा धीरे धीरे बहे तो देर लगेगा ना, 6 मिनट लेट लगता है, 6 मिनट। अगर धारा x किलोमीटर पर आवर से जाए तो ज्यादा समय लगता है बनिस्पत x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर से जाए, और ये 6 मिनट का अंतर आता है 21 किलोमीटर दोनों बार डाउन में जाने में। आप मुझे बताइए कि 21 किलोमीटर अगर जाना है तो x किलोमीटर पर आवर से इतना टाइम लगेगा, और वही 21 किलोमीटर अगर x प्लस 1 से जाना है तो ये लगेगा। ये धारा का वह स्पीड, लेकिन ये v नहीं होगा, ये होगा 12 प्लस और 12 प्लस, क्योंकि जब भी करंट में जाएंगे तो u प्लस v होगा। कहने का मतलब यहां पर स्टिल वाटर में जो आपका स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, 12 प्लस x और 12 प्लस x प्लस 1, यानी क्या हो गया 13 प्लस x, और ये वाला जो टाइम है इससे 6 मिनट्स ज्यादा है, यानी कि 1/10 ऑफ एन आवर ज्यादा है। इसको देखिए, ये हमेशा आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और मैं बार बार कहता हूं कि हर चैप्टर में एक ऐसा टाइप आता ही आता है जब आपको सॉल्व करने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बनाना है, नोट कर लीजिए। कैसे? ऑप्शन से उसको एक सुंदर से शेप में लाते हैं। देखिए आराम से तुरंत हो जाएगा। 21 को बाहर ले लीजिए, नीचे क्या होगा 12 प्लस एक्स और 13 प्लस एक्स, ठीक। ये जब दोनों लेस होगा तो ये x कैंसिल हो जाएगा, 13 माइनस 12 1 आएगा, 1/10। बस तुरंत हो गया, कुछ बचा ही नहीं। देखिए क्या है, हमको 1/10 लाना है, तो ऊपर में तो कुछ नहीं है ना, तो यहां ऊपर में 21 क्यों है, 21 को हटना चाहिए। तो 21 में कौन होता है 7 और 3, तो नीचे 7 और 3 आना चाहिए। और नीचे में देखिए यहां पर क्या है 7 3 आना चाहिए, और ये 2 5 है, तो 2 5 और 7 3 के अलावा नीचे में कोई और प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। अब अगर हम लोग ऑप्शन उठाएं तो ये डेसिमल वाला क्यों उठाएं, होल नंबर उठाते हैं। मान लीजिए हम लोग 1 उठाते हैं, तो 1 डालेंगे तो यहाँ क्या होगा 1 तो 14 होगा, और 1 डालेंगे तो 13 होगा, सवाल ही नहीं उठता। नीचे 13 प्राइम नंबर है, कटेगा नहीं, ये होने का सवाल नहीं उठता। 2 डालें, अगर 2 डालेंगे तो 13 और 2 15, और 2 डालेंगे तो 14। दिस इज द आंसर, दिस सेटिस्फाइड। क्यों? देखिए ये 21 है, यहां पर 7 इंटू 3 है कि नहीं, 2 है कि नहीं ये 5 इंटू 3 है कि नहीं, ये देखिए 21 क्या हुआ 7 और 3 से कैंसिल हो गया, 10 बच गया, 1/10। यस, दिस सेटिस्फाइड। ये एक स्पेशल टाइप है और हर चैप्टर में आता है। मैंने बोटन स्ट्रीम में भी इस तरह से सॉल्व किया है, आप देखेंगे जब भी इस तरह का आएगा ये u निकालना या v निकालना, ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बनेगा, और उसका बेस्ट वे है ऑप्शन से चेक करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कभी नहीं बनाना, ठीक है। तो हमारा आंसर हुआ 2 किलोमीटर पर आवर। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। देयर आर 36 टिकट्स numbered from 1 to 36. If 2 tickets are drawn without replacement 1 by 1, then find the probability that both tickets have a number which is multiple of 5. देखिए प्रोबेबिलिटी में हम लोग देखते हैं कि कोई घटना कितने तरीके से घटित हो सकती है, उसका हैपनिंग्स का टोटल नंबर ऑफ टाइम्स क्या है, और उसमें जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से हो सकती है।
जो हम चाहते हैं हो सकती है उसको एनी बोले, और टोटल नंबर ऑफ वेज जिससे वो हो सकती है उसको एनएस बोले, तो प्रोबेबिलिटी और कुछ नहीं है, एनी बाई एनएस है। जैसे क्वाइन उछालते हैं, हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड आना एक ही हेड है, एनी 1 है, और हेड या टेल दोनों में से कोई भी आ सकता है, दैट इज एनएस है 2। अगर कोई डाई थ्रो करें तो क्या आ सकता है 1 से लेके 6 तक कोई भी आ सकता है, तो आ सकता है एनएस 6 है। और इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इवन नंबर हम चाहते हैं तो कितने तरीके से हो सकता है, तो 2 4 6, क्योंकि उसमें डाइस में 1 से लेके 6 तक में इवन नंबर और कोई नहीं होता सिवाय 2 4 6 के, तो 3 बाई 6 उसकी प्रोबेबिलिटी होती है। ये समझ में आ गया होगा। टिकट जो है 1 से लेकर के 36 तक नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा करते करते 35 36 है, तो इसमें से कोई भी आ सकता है। तो 2 टिकट ड्रॉ किए जाते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन का सवाल है, क्योंकि 35 36 आपने खींचा या 36 35 खींचा, दोनों एक ही बात है, यानी ग्रुप का सवाल है, कॉम्बिनेशन का सवाल है। इसको परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले चैप्टर में थोड़ा देख लीजिएगा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन यहां पर करने से लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो ये ग्रुप का सवाल है, तो हमारा जो एनएस है वो इन 36 में से कोई भी 2 आ सकता है, और हम क्या चाहते हैं कि 5 का मल्टीपल दोनों को होना चाहिए। तो 5 का मल्टीपल है 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है और 35 है, बस 1 से 36 में, यानी 2 4 6 7 है। तो हमारा जो 5 आने का सवाल है या 5 का मल्टीपल, इस 7 में कोई 2 आने का है, बस यही एनी है और यही एनएस है। हमारी प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं होती, जो हम चाहते हैं वो कितने तरीके से हो सकता है, 7C2, और टोटल नंबर ऑफ वेज बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के वो घटना कितने तरीके से घटित हो सकती है, यानी कि 36C2। अब जानते हैं सॉल्व करने में जो 2 है कैंसिल हो जाता है, तो हम लोग 7 into 6 लिखते हैं और 36 into 35 लिखते हैं, बस 1/30 द आंसर, 1/30 द आंसर। ये जो मिसलेनियस क्लास में है, इसमें ये दिक्कत भी है। चैप्टर अगर आपने ठीक से पढ़ लिया तो बहुत मजा आएगा, लेकिन चैप्टर नहीं पढ़ा है तो एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में अलग अलग चैप्टर का आएगा, तो उसमें तो निचोड़ होगा ना। तो उसके लिए चैप्टर पर कमांड होना तो जरूरी है। प्रोबेबिलिटी क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन क्या है, ये जानना तो जरूरी है। इसलिए मेरा बार बार आग्रह होगा कि मिसलेनियस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत होती है तो आप उस चैप्टर में जाकर के देखें। ये समझ में आ गया। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, होता क्या देखिए, ये जो है ये 7 हम लोग लिखते हैं 7 into 6, और ये 2 है तो बाई फैक्टोरियल 2, और इसको भी लिखते हैं हम लोग 36 into 35 और बाई फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 कैंसिल हो जाता है ना, इसलिए लिखने की क्या जरूरत है। ठीक है, समझ गया। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है सिंपल इंटरेस्ट का। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्यों बोले, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों है, सिंपल एंड कंपाउंड। ये दोनों का है, दोनों है इसमें, सिंपल एंड कंपाउंड दोनों है। पहले पढ़ता हूं। A certain sum was put on simple interest at 20% per annum for 2 years. Then the amount received after 2 years, यहां तक तो सिंपल था, put on compound interest at 12% per annum for 2 more years. If the amount received at the end of 4 years, total 4 years, 2 शुरू वाला सिंपल वाला, 2 बाद वाला कंपाउंड वाला, after 4 years the amount is 43,904, then find the amount invested at the starting, that means original principal. अब आप बताइए इसको कैसे बनाएं। अगर यूजुअली बोला जाए तो आप बनाएंगे पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, कि सिंपल इंटरेस्ट था तो 20-20-40% हुआ, तो शुरू में x था तो वो हो गया
140%। और ये हमारा प्रिंसिपल बना कंपाउंड के लिए जब जमा किए तो, और फिर हो गया 112%, और फिर एक बार और 112% ऑफ दिस, एंड दिस इज रुपीज 43,904। इसको सॉल्व कीजिएगा तो जो x का वैल्यू आएगा वो आंसर। सेकंड मेथड हुआ की 40%, 12% परसेंटेज में जो हम लोग पढ़े, किसी नंबर को 40% बढ़ाया, 12% बढ़ाया, फिर 12% बढ़ाया, फाइनली इट इज 43,904। तो शुरू में क्या था, तो परसेंटेज में जैसे हम लोग पढ़े हैं उसके मुताबिक दिस इनटू इनिशियल निकालना होता है 100/140 इंटू 100/112 इंटू 100/112। निकालिए, अगर अच्छा लगता है तो निकालिए। भाई मुझे तो अच्छा नहीं लगता, कौन इतना कैंसिल करेगा, दिमाग खराब हो जाएगा। हट, नहीं बनाएंगे इन दोनों तरीकों से, बेकार। यूजुअली किसी बुक में पढ़िएगा तो यही दोनों में से कोई तरीका होगा। मैं बार बार बोलता आ रहा हूं, अगर आप लगातार एपिसोड देख रहे हैं तो समझ में आएगा कि जब भी इनिशियल वैल्यू निकालना रहता है, प्रिंसिपल, कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन से चेक करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। कैसे? रुकिए मैं बताता हूं। सबसे पहले आप ये देखिए क्या करते हैं, 20% के रेट पर जमा किया तो 40% हुआ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, और 100% प्रिंसिपल। सब पैसा निकाल लिए तो 100 और 20 और 20 140 निकाल लिए और पूरे 140 को डाल दिए। अगर 100 मान के 140 को डाल दिए कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, 12% के रेट से 12% के रेट से, शुरू में अगर 100 हमारा इनिशियल प्रिंसिपल था तो 140 होके 12% कितना होगा 168, 16.8, और इसका 12% कितना होगा करीब 2, करीब 2। इसको भी करीब थोड़ा बढ़ा दीजिए, 17 बोल दीजिए, 34 to 36, 176% अप्रॉक्स। बोलिए, इसको निकालने में समय लगा अगर आप सिंपल कंपाउंड पढ़े तो। अगर हम 100 रुपया जमा करेंगे तो इस सिस्टम में का मतलब 20% पर एनम के रेट से 2 इयर्स तक सिंपल इंटरेस्ट, और पूरे पैसे को जमा करें 12% पर एनम के रेट से फिर कंपाउंड में, तो 4 साल के बाद कितना होगा 100 वाला 176 हो जाएगा, 100 वाला 176 हो जाएगा, 100 वाला डबल हो जाता तो 200%, ना 126%, माने 175%, माने 25% कम। जो पैसा हम जमा किए होंगे उसको डबल कर दीजिए 200%, और 1/4 हटा दीजिए, आ जाना चाहिए। 20,000 को डबल कर देंगे 40,000, और उसका 1/4 हम लोग 5,000 घटाएंगे तो 35,000 थोड़े है। देखिए 43,904, 176% कैसे चेक करेंगे? 100% अगर ये हमारा आंसर है तो 200% करके इसका 1/4 घटा देंगे, तो 20 करने से तो नहीं होता ना। देखिए 20,000 का डबल हुआ 40,000, इसका 1/4 हुआ 5,000, घटाएंगे तो 35 होगा। नहीं होगा। जो आंसर होगा बाद में चेक करेंगे। 40,000 को डबल करेंगे 80 में, उसका 1/4 घटाएंगे 10 तो थोड़ा होगा, 70 होगा, 43 नहीं होगा। एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मेरा बनाया हुआ नहीं है। 30,000 जमा करेंगे डबल होगा 60,000, 1/4 7.5 घटाएंगे तो 52 कुछ आएगा, थोड़े होगा। जो आंसर होगा वो तो दिखाई देता है। 25,000 डिपॉजिट करेंगे डबल होगा 50,000, इसका 1/4 6.25 जैसे ही हटाएंगे आ जाएगा 43. बोलिए समझ में आया कि नहीं? आंसर इज 25,000। इसको डबल करेंगे तो होगा ना, डबल करेंगे तो 50,000 होगा कि नहीं? इसका 1/4 कितना होगा 6.25, बोलिए 6.25, 6,200 कुछ घटाएंगे तो आएगा नहीं 53,000 कुछ आएगा कि नहीं? ये अप्रॉक्स था ना, 76 है ना, 75 नहीं है ना, है कि नहीं? आंसर बोलिए, आंसर इज 25,000। जैसे जैसे आप एपिसोड्स बनाएंगे, मेरे बनाने का तरीका, मेरा कॉन्सेप्ट, मैथमेटिक्स के प्रति मेरा नजरिया, ये आपको समझ में आने लगेगा, और ये जिस दिन आ गया वही आपकी विजय का दिन है। ऑल द बेस्ट।